अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक है बावर्ची का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ बावर्ची। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बावर्ची। इसका मशहूर नाम बावर्ची, हिंदी बावर्ची और बंगाली में इसे बाकिच कहा जाता है। डॉक्टरी में इसे सैरुलिया कोरोफोलिया कहा जाता है। अंग्रेजी जुबान में भी इसको बावर्ची ही कहते हैं। माहियत व शनाख्त। बावर्ची हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ पौधा है। जैसा कि कसीरुल फायदा है वैसा ही आम मिलने वाला हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में और अमूमन जंगली और पहाड़ी इलाकों जात में ही खास तौर पर पाया जाता है। पौधे की ऊंचाई का साइज मुख्तलिफ होता है मगर आमतौर पर 4 से 5 फीट लंबा होता है। बाज पौधे 2 से 3 फीट भी लंबे हो सकते हैं। बैसाख और जेठ के महीनों में ये पौधे खुश्क हो जाते हैं और इनके बीज गिर जाते हैं। बरसात के शुरू में इन बीजों से दूसरे पौधे उग जाते हैं। अमूमन पौधे जो होते हैं एक साख पर कायम होते हैं, यानी कि इनका एक ही तना होता है। साख से पतली पतली शाखें निकलती हैं। इसके पत्ते सबज गोल 1 से 3 इंच तक गोल होते हैं। हर पत्ते की जड़ में एक खोशा लगता है जो फूलों का गुच्छा कहलाता है और अमूमन ये गुच्छा 20 से 30 फूलों पर मुश्तमिल होता है। इसके जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे सफेद और गुलाबी रंगत लिए होते हैं। ये बेइंतहा खूबसूरत मालूम होते हैं। खोशा, शहतूत और मकों के गुच्छे के हम शक्ल होते हैं। इसके जो तुफम होते हैं जब फूल झड़ जाते हैं तो उसकी जगह गलाफदार गोल गोल फलियां लगती हैं और एक गुच्छे में तकरीबन 3-3 या 4-4 मिली हुई फलियां मकों के गोशे की तरह होती है। एक फली के खिलाफ 2 से 3 दाने होते हैं। बावर्ची के यही दाने बीज कहलाते हैं। ये बीज स्याह रंग के कदरे चपटे चपटे होते हैं और कदरे लंबे होते हैं। शक्ल सूरत अजूए गुर्दा से मुशाबे होते हैं, यानी जिस तरह गुर्दा गोल और चपटा होता है वैसे ही ये गोल और चपटे होते हैं। इन पर एक किस्म की चेपदार रतूबत होती है। बीज का अंदरूनी रंग सफेद होता है। बीज के अंदर से सफेद रंग की गरी भी निकलती है। इसका जायका तेज और बदमजा सा होता है। इसमें एक तल्ख किस्म की भबक यानी कि गैर बतू बू पाई जाती है। इसकी तेजी जुबान को किसी कदर काटती है। नीज इसको चबाने से जुबान में सख्ती आ जाती है। इसका मिजाज दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे तक गर्म और खुश्क है और बकौल दूसरे खुश्क और सर्द है। इसके अफाल ख्वास ये हैं कि मादा और आंतों पर इनका बराह रास्त असर पड़ता है जिससे इश्तिहा बखूबी पैदा होने लगती है। गज़ा पूरी तरह हजम होकर जुज़ूवे बदन बनती है। पेट की रीढ़ जो ज़ईफ़ और सूख और हजम के बायस पैदा होते माकूफ हो जाते हैं। वाफर सुर्ख और स्वाले खून पैदा होकर मैदा और दिल को पूरी कुव्वत पहुंचती है। ताकत में फर्क पैदा होती है। इसके अलावा तबीयत अच्छी हो जाती है। बाबरी तुख्मे बावर्ची मिलियन मुश्तबी बेलीवी और कातिल कर्म शिकम है, यानी ये पेट की तमाम खराबियों के लिए बेइंतहा मुफीद है। फसाद खून के लिए एक उम्दा गज़ा है। ये दवा भी है और इसे आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा बावर्ची का जो रोगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके दाने और बावर्ची का जो तेल ये दोनों ही खास तौर पर जजाम, दहक, बर्स, कलफ, दाद, खारिश में ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर साथ साथ चलती हैं और बकसरत इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसलिए इसका तेल और इसके दाने दोनों ही बेइंतहा मुफीद हैं। तुख्मे बावर्ची फुलबहरी की एक मुसल्लमा दवा है। इनके ऊपर लगाने से चाहे आप फिर वो तेल लगाएं या आप उसके दाने खाएं, कुछ ही दिनों में फुलबहरी के लाल दाग जो होते हैं वो लाल हो जाएंगे और अबलादार हो जाएंगे। बाज़ औक़ात इनमें दर्द भी महसूस होता है और छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं जो चंद रोज में आप ही आप खुश्क होकर स्याह दाग छोड़ जाती हैं और फिर ये दाग स्याह होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली रंगत पर आ जाते हैं। इसको दाफ़े बर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये बुखारों को दूर करने वाला है, यानी हर तरह के बुखारों को ये ख़त्म करता है। कातिल वेदान कीड़ों को मारने वाला है। फुलबहरी और जिल्दी अमराज को मौकूफ करने वाला है। नीज हफ्फा लिखते हैं कि इसके इस्तेमाल से सफरा भरता है, दिल में फर्क पैदा होती है, रंग रुखसार निखर आता है, इश्तिहा पैदा होने लगते, कोड़, खांसी, दमा, बुखार, अफारा, बवासीर, सोजन और ढुस का खास तौर पर नाश होता है। इसको आला दर्जे का मुसफ़ा खून तस्लीम किया गया है। हत्ता के अमराज बर्स और अमराज बुखार के लिए एक मुसल्लमा और मुफीद दवा करार दी जाती है। अब हम एक मुहक्ककाना गलती और उसका इजाला करते हैं। राय बहादुर, लाल मोर्रा लाज
साहब MA डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी तालीम तहकीकाती जड़ी बूटी में बाज़ डॉक्टरों को इस कीमताना गलती को जो उनसे बागची की तहकीक से सरजद हुई अच्छी तरह से बेनकाब किया है। चुनांचे वो लिखते हैं कि बागची की वजाहत में बड़े बड़े डॉक्टर या के बाद दीगरे एक दूसरे के साथ गलतफहमी में मुब्तला होते गए। अगर हम ये देखें कि एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ डॉक्टर ओदे चंद ने भी यही गलती की है। उन्होंने काली जीरी को और काली जीरी को और बागची को दोनों को मिक्स कर दिया। उनकी किताब हिंदू मैट्रिया मेडिकिटा में उन्होंने ये गलती सरजद की है। जो आयुर्वेदिक शास्त्रों में बागची के ख्वाहिश थे वो उन्होंने काली जीरी के बीच संस्कृत नक्शों के मुताबिक फुलबेरी की दूसरी जिल्दी अमराज के तौर पर दवाई के तौर पर काम आते हैं। ये कीड़ों के मारने के लिए बहुत अच्छे हैं, मगर दूसरी दवाओं को भी बगैर मिलाए कीड़े मारने के लिए कम इस्तेमाल होते हैं। मुखज़न अद्वियात में भी ये गलती आधे से पाई जाती है। यही वजह है कि बाज़ लोग काली जीरी और इसके अलावा एक और जड़ी बूटी है जिसे कहा जाता है लता कस्तूरी। जी हाँ, लता कस्तूरी को, काली जीरी को ये द मेडिका ऑफ हिंदूज में उन्होंने ही गलती से बता दिया है कि काली जीरी और जो लता कस्तूरी है उसके बीज जो है वो ही असल में बागची है। हालांकि ये एक संगीन गलती है, इसे अक्सर लोगों ने गलत ही समझा और चूंकि ये किताब बहुत ज्यादा मारूफ हुई तो ये गलती आगे दूसरे हुक्मा में भी चल पड़ी। अगर देखा जाए तो कस्तूरी जो है वो एक अलग ही चीज है। फार्मिगो ग्राया इंडिका के फाजिल मुसन्निफ डॉक्टर डार्विन वार्डन के मुताबिक वो कहते हैं कि इस गलती से वो भी बुरी नहीं है, वो भी इसे लता कस्तूरी का नाम देते हैं। हालांकि लता कस्तूरी एक अलग चीज है जिसके बीजों से बिल्कुल कस्तूरी की खुशबू होती है और उसका तेल नहायत खुशबूदार निकलता है। लेकिन बागची के तेल में तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। बागची का तेल उन्होंने ये लिखा है कि काली जीरी, उन्होंने भी संस्कृत में बागची और इसको मिला दिया काली जीरी को। यही वजह है कि वो दोनों इसको अलग नहीं बल्कि अलग अलग ख्याल करते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। बागची एक बिल्कुल अलग चीज है और कस्तूरी अलग चीज है और काली जीरी अलग चीज है। अब हम चलते हैं द डिक्शनरी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ, जो कि लिखी गई है डॉक्टर वाट साहब ने। उन्होंने लिखा है कि वो भी काली जीरी बागची को ही काली जीरी तस्वर करते हैं। मुदर्जा वाला गलती का इश्काल हुआ है। वो काली जीरे का नाम ओलपचा या बागची बताते हुए लिखते हैं कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में काली जीरी सफेद फुलबहरी और जिल्दी अमराज के लिए एक बेहतरीन दवा है। डॉक्टर कन्हैया लाल देवजन की किताब में वो साफ लिखते हैं कि दागची की संस्कृत बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बंगाल में इसे लता कस्तूरी या बागची कहकर वही गलती कर दी जो दूसरों ने की थी। किताब में लिखते हैं कि कोई ऐसी दवाई नहीं जो कि फुलबहरी को दुरुस्त कर सके। बिलाशुबा ये दुरुस्त है कि अंग्रेजी इलाज यानी एलोपैथी में कोई ऐसी दवा नहीं कि जो कि फुलबहरी को दुरुस्त कर सके, मगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मौजूद हैं जिनसे फुलबहरी दूर हो जाती है। यानी कि एलोपैथी अंग्रेजी इलाज में आप अगर इसका इलाज करवाएंगे तो वो इलाज मुकम्मल नहीं हो सकता या उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर आप उसका इलाज करवाएंगे तो उससे आपका जिस्म भी ढलक सकता है, लेकिन आप चाहे शुआएं लगाएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन इससे बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक में यानी जड़ी बूटियों में इसकी बहुत अच्छा इलाज है, इससे फुलबहरी दूर हो जाती है। इस गलती का जो बागची की असलियत से नाकाफिर है और लाइलम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नतीजा निकला। अक्सर लोग बागची की जगह इसे काली जीरी को इस्तेमाल कर बैठे या लता कस्तूरी को बागची समझकर उसे दवा के तौर पे इस्तेमाल कर बैठे, जिससे ये नुकसान हुआ कि लोगों ने, खास तौर पे डॉक्टर चेतन शाह साहब सिविल सर्जन ने कहा है कि मैंने कई ऐसे मरीज देखे जिनका मर्ज काली जीरी से बजाय कम होने के बढ़ गया। इसलिए बागची को और काली जीरी को अलग अलग समझना चाहिए। काली जीरी और बागची में ये वाज़ेह फर्क है। डॉक्टर चेतन साहब कहते हैं कि काली जीरी से ये मर्ज बढ़ता है, जबकि बागची से ये जो मर्ज है वो ख़त्म होता है। काली जीरी में क्योंकि उसका मिजाज गर्म भी है और वो तेज भी है और वो मुहर्रिक करता है, वो जिल्द की इन बीमारियों को तेज कर देता है, इसलिए ये बजाय कम होने के बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे मरीजों का इल्म है जिनका फुलबेरी में काली जीरी के इस्तेमाल से इजाफा हुआ है और जब उन्हें असल बागची शुरू करवाई गई तो फुलबेरी के दाग आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए। इसके कसरत से मिजाज पे गर्मी
पैदा होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बावर्ची इस्तेमाल करेंगे तो इसके कसरत इस्तेमाल से मिजाज में गर्मी पैदा होकर नज़र कमज़ोर हो जाती है, सफरी बुखारों के में बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा खांसी, खुश खांसी में भी मुज़र और नुकसानदेह होती है। यही वजह है कि लोग इसे खांसी, जिन्हें खांसी है वो बावर्ची के इस्तेमाल में ज़रा एहतियात करें। अच्छा, अगर ये इसके नुकसानात हो जाएं तो आप इसके मुसलाहत क्या करेंगे? बावर्ची के मुज़रात के असलात चिकनी और तुर्शियात से बखूबी पुर हो जाती है। चुनाचा इस मतलब के लिए घी, दही, शिकंजीन और सौंफ का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। अगर हम बावर्ची का बदन देखें तो वह तुख्मे पनवाड़ होगा। जी हाँ, तुख्मे पनवाड़ बावर्ची का बदन है। ये वही खसूसियत रखता है कि जो कि बावर्ची रखती है। अब हम इसकी मिकदार खुराक की तरफ आते हैं। बावर्ची साहिब फ़ज़ाइल अदविया ने सफ़ूफ़न इसकी मिकदार 3.5 माशा से 10.5 माशा तक और खासंदा सवा तोला तक तहरीर फरमाई है, जो बहुत ज़्यादा है। मुखज़्ज़म अदविया मुफर्रिदात ने 1 माशा से 3 माशे तक लिखी है, जबकि इसकी अगर सही तरह तमाम हुक्मा के राय के तौर पर देखें तो निस्फ माशे से 2 माशे होना चाहिए। ताहम अगर 3 माशे तक फैलाई जाए तो मुज़रात का अंदेशा नहीं, मगर 3 माशे से ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आपकी तबीयत में गर्मी और हिद्दत पैदा हो जाएगी और आप बावर्ची से बजाय फ़ायदे के नुकसान पाएंगे। ये तो थी आज की बावर्ची के बारे में तारुफ और उसकी तफसील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मालूमाती लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।